कहिए या इसे क्या कहिए, ऐसे लिखा जाता है अकाउंट को शॉर्टकट में A/C। इसी को क्या कहा जाता है, खाता कहा जाता है। इसी में आपका क्या खोला जाता है, खाता खोला जाता है। अकाउंट कितने टाइप का होता है, अकाउंट जो होता है शॉर्टकट में अकाउंट को क्या कहा जाएगा, A/C। A/, इस तरह से लिखता है अकाउंट। ये आपको कई टाइप के अकाउंट मिलते हैं। एक होता है आपका मांग जमा। कौन सा जमा, मांग जमा, मांग जमा। इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब ऐसा जमा जिसको जब कहेंगे तब आपको देना पड़ेगा, जब मन तब हम ले आके आपको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ऐसे जमा को हम मांग जमा कहते हैं। एक होता है आवर्ती जमा, आवर्ती जमा, आवर्ती जमा, रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट। और एक होता है फिक्स जमा, सावधि जमा, सावधि जमा, सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। तीन तरह के पैसे जमा किए जाते हैं बैंक में। फिक्स डिपॉजिट जो होता है एक बार जमा करके भूल जाइए, अब बहुत साल बाद आपको निकालने को मिलेगा। रेकरिंग डिपॉजिट में हर महीने किस्त बांध दिया जाता है, या हर 6 महीने पे एक किस्त बांध देता है, या कह देता है कि हर साल आपको इतना जमा कर दे रहिएगा, इतना जमा हो जाएगा तो बदले में हम आपको ब्याज जोड़ के लौटा देंगे। तो उसे कहते हैं आवर्ती जमा। ये अक्सर लोग जिनकी यहाँ लड़कियां होती हैं उनकी शादी के लिए आवर्ती जमा कर देते हैं। हर महीने 1000 रुपया जमा करते रहते हैं। अब कोई कोई आदमी हर महीने 1000 रुपया जमा कर रहा है, अब बेटी जिस दिन जन्म ली वहां से हर महीने 1000 रुपया जमा करेगा। आराम से जन्म के समय जब उसकी शादी ब्याह का टाइम होगा तो क्या होगा, जमा कर के पैसा देके ब्याह करा देते हैं। भारत पीछे क्यों है पता है, यहाँ लोग पैसा खर्च करते हैं या तो बेटा को पढ़ाने में, बेटे की पढ़ाई में, और बेटी की विदाई में। बेटी को पढ़ाई भी नहीं किया, इसलिए हो जाता है दिक्कत। दोनों की पढ़ाई में खर्च करना चाहिए। आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत बताइए। ये हर महीने जमा होता है, इसके लिए पासबुक वगैरह अलग टाइप का होता है, उसका तो एक तो आपको क्या मिल जाता है, रसीद मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको किस्त जमा करना होता है। क्या जमा करना होता है, किस्त, जिसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम। क्या कहेंगे, प्रीमियम कहिए या किस्त कहिए या फिर उसका वो कहिए, जो भी है। इसमें क्या करता है, किस्त जमा होता है। किस्त भाई, किस्त क्या होता है, जमा होता है, किस्त जमा होता है। समझ में आ गया कि नहीं। और ये जो होता है फिक्स डिपॉजिट, एक बार में जमा होता है, एक बार, एक बार में, एक बार में 10 लाख डाल दिए, क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट। किस्त दर किस्त जमा करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, सावधि जमा। क्या हो जाता है, सावधि जमा। ये जब लगभग ये 6% के आसपास में मिलता है, ये 8 से 10% के, ये 8% के आसपास मिलता है। ये घटते बढ़ते रहता है, कोई कोई बैंक 4% देती है, ये कितना परसेंट दे देता है, 6%। अब जमा हो गया मांग जमा। सबसे ज्यादा बैंकों के पास यही होता है, मांग जमा। जब मांगेंगे तब दीजिएगा, जब मांगेंगे तब दे दीजिएगा आप, नहीं तो बवाले कर देंगे हम। इसमें क्या होता है, किस्त जमा होता है, फिक्स डिपॉजिट। आप में से ज्यादातर लड़कों के पास कौन सा जमा होगा, मांग जमा होगा। मांग जमा जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सेविंग। क्या होता है, सेविंग यानी बचत खाता, बचत खाता। और एक होता है करेंट अकाउंट। क्या होता है, करेंट अकाउंट, चालू खाता, चालू खाता। देखिए, जो भी बिजनेस करना है, आप सेविंग अकाउंट से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप बचत का पैसा रख सकते हैं। जैसे हमारी कोचिंग का पूरा अकाउंट किस में जाता है, चालू खाता में, करेंट अकाउंट में। हम अपनी कोचिंग से खुद कितना सैलरी लेते हैं ये मेरे सेविंग अकाउंट में जाता है। तो हमारे पास दो अकाउंट है, एक हमारी कोचिंग का अकाउंट है जिसे कहते हैं करेंट अकाउंट। हमारी कोचिंग का जो अकाउंट है उसे क्या कहेंगे, करेंट अकाउंट। और बदले में हम अपनी कोचिंग से कितनी सैलरी लेते हैं वो चला जाएगा किसमें, बचत खाता में। किसमें जाएगा, बचत खाता में। यानी बिजनेस का पैसा आप करेंट अकाउंट में रखेंगे, चालू खाता में रखेंगे। और सेविंग अकाउंट में आप अपने बचत का पैसा, सैलरी का पैसा, या इधर उधर वैसे चीज जिस पर टैक्स वैक्स नहीं है, जैसे खेती वगैरह का पैसा इस पे रख दीजिए, भैंस बेच के पैसा इस पे रख दीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
देखो ध्यान से, चालू खाता और ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरकार कहती है कि बिजनेस का पैसा किस में जाएगा? चालू खाता में। और बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो ही रहा है तो आपको बैंक कोई भी ब्याज नहीं देंगे, जबकि बचत खाते पर ब्याज मिलता है, लगभग 3 से 4% का ब्याज मिल जाता है। और चालू खाता पे ब्याज बोलिए 0%। चालू खाता पर ब्याज 0%। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चालू खाता पर ब्याज कितना परसेंट मिलता है? 0% ब्याज मिलता है चालू खाता पे। अब याद रहेगा आप लोग को? बताइए, अकाउंट कितने टाइप के? मांग जमा, आवर्ती जमा और सावधि जमा। अंग्रेजी में डिमांड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। किस्तों में पैसे जमा होते हैं। इसमें किस्त दर किस्त यानी ईएमआई टाइप का किस्त दर किस्त प्रीमियम जमा होता है। किस में जमा होता है? रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में जमा होता है। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडी। ऐसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एफडी कहते हैं। क्या कहेंगे? एफडी। शॉर्टकट में इसको क्या कहेंगे? एफडी। इसको क्या कहेंगे? आरडी। एफडी और आरडी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? शादी ब्याह के लिए कौन सा रहता है ठीक? बताइए, लड़कियों के शादी ब्याह के लिए कौन सा अच्छा माना जाता है? बता सकते हैं? आरडी सही होता है। और सबसे ज्यादा ब्याज किस में मिलता है? एफडी पे मिलता है। सबसे ज्यादा ब्याज एफडी पे मिलता है। एफडी 7 दिन से लेके आप 10 साल के लिए भी एफडी कर सकते हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए एफडी कर सकते हैं। 7 दिन का मिनिमम एफडी 1 हफ्ते का होता है, मैक्सिमम 10 साल का एफडी आप कर सकते हैं। एफडी 10 साल का कर सकते हैं। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा ब्याज किस में मिलता है? एफडी पर। अच्छा, अब आप सोचिएगा कि बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज क्यों देते हैं? क्योंकि बैंकों को पता है कि आपने फिक्स एग्रीमेंट साइन किया होता है बैंक से कि हम 5 साल के लिए आपके पास पैसा छोड़ रहे हैं। अब बैंक भी कहता है कि 5 साल बाद ही निकालेंगे तब आपको 8% देंगे, उससे पहले निकाल देंगे तो फिर आपको मी वाला परसेंटेज दे देंगे। तो बैंकों को भी निश्चिंत रहते हैं ताकि उस पैसे से बैंक कोई आगे फर्दर किसी को लोन दे सकता है टेंशन फ्री, या अपना किसी बिजनेस में डाल सकता है बैंक टेंशन फ्री। इसलिए बैंक टेंशन फ्री रहता है एफडी पर, इसलिए आपको भी टेंशन फ्री धकाधक ब्याज देता है। आरडी में क्या होता है? बैंक आरडी में भी टेंशन फ्री रहता है, लेकिन आरडी में आप पैसा एक बार में नहीं देते हैं, खुचुर खुचुर देते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? खुचुर खुचुर। किसी को कोई दिक्कत? क्या होता है? खुचुर खुचुर देते रहते हैं। इसलिए बैंक भी क्या कहता है? दूर ससुरा तो नहीं, इतना धीरे धीरे तुम पैसा दे रहा है, इसलिए बैंक इस पर कितना देता है? 6%। और इसमें सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट भी ठीक ठाक होता है, बट इसमें ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं। करेंट अकाउंट में बैंक इसलिए लोन नहीं देता है कि कब पैसा डालिएगा कब निकाल लीजिएगा। करेंट अकाउंट का कोई भरोसा नहीं रहता है। सबसे तेजी से पैसा फ्लो किस में होता है? करेंट अकाउंट में। अगर हम आपसे पूछे, ध्यान से सुनिएगा, कि इन 4 टाइप का आपने अकाउंट देख लिया, ये तो दोनों एक ही है, सेविंग और क्या है? करेंट एक ही होता है। सेविंग और क्या होता है? करेंट एक ही होता है। सेविंग और करेंट मतलब दोनों किस में आता है? डिमांड डिपॉजिट। अगर इस तरह अलग अलग देखिएगा तो चालू खाता, सेविंग खाता, आरडी, एफडी। समझ में आ गया? इनमें सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है? यानी सबसे तेज मूवमेंट कौन करता है? बताइए, इन सभी अकाउंट में सबसे तेज मूवमेंट किस अकाउंट में होता है? सबसे तेजी से होता है करेंट अकाउंट में। सबसे तेजी से करेंट 2-4 करोड़ डालेगा, 3-4 करोड़ निकाल लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धड़ाधड़ डालबे करेगा पैसा, निकालियो लेगा वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी दिक्कत नहीं है। तो अकाउंट आप सब लोग समझ में आ गया, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। बैंक वालों के ऊपर प्रेशर रहता है कि आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए, तो आपके घर आते होंगे से एफडी कर दीजिए या आरडी कर दीजिए। बैंक वालों को सबसे ज्यादा फायदा किस में होता है? जब देखे बताते हैं कितने लोग, जरा बता के देखिए तो, बैंक वालों को सबसे ज्यादा फायदा किस में होता है? बैंक वालों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट बताया जाए, एफडी में बैंक वालों को प्रॉफिट क्या होता है? 8% तो दे दिया आप ही को। एफडी में हम लोग को प्रॉफिट होता है गधा। बैंक वालों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है करेंट अकाउंट में। सबसे ज्यादा पैसा किस में जाता है? करेंट अकाउंट में। और करेंट अकाउंट में 1 रुपया ब्याज नहीं दिया जाता। गजब बात करता है। बैंक वालों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है करेंट अकाउंट में, और पब्लिक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है किसमें? एफडी में। किसमें होता है? एफडी, सावधि जमा में।
एफडी को क्या कहते हैं? सावधि जमा। क्या कहेंगे? सावधि जमा। बैंक वालों का जो मालिक होता है, जो उनके ऊपर कंट्रोलर बैठा होता है ना, हेड बैठा होता है, वो बैंक मैनेजर के ऊपर प्रेशर डालता है, करेंट अकाउंट बढ़वाओ, करेंट अकाउंट बढ़वाओ। तो बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट वाला बढ़वाने की कोशिश करता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कोशिश करता है? कि करेंट अकाउंट को बढ़ाया जाए। इसी को कहा जाता है कासा, करेंट अकाउंट अपॉन सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट अपॉन सेविंग अकाउंट, कासा, करेंट अकाउंट बटा सेविंग अकाउंट। हमेशा बैंक का कासा हाई होना चाहिए। अब आप बताइए, करेंट कासा, यहां लिख देते हैं कासा, करेंट अकाउंट अपॉन सेविंग अकाउंट। अब आप पढ़े होंगे मैथ में, यदि न्यूमरेटर यानी अंश का मान ज्यादा रहेगा तभी वैल्यू ज्यादा आएगी। इसलिए हमेशा बैंक वालों के ऊपर रहता है कि कासा को क्या रखना है? हाई रखना है। कासा को क्या करना है? हाई रखना है। का मतलब करेंट अकाउंट, सा मतलब सेविंग अकाउंट, कासा। समझ में आ गया कि नहीं? कासा हाई रहना चाहिए। कासा अगर लो गया तो बैंक मैनेजर की क्लास लग जाती है, कहता है ये तुम कुछ ही कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है बिजनेसमैन वालों से। इसलिए देखिएगा, बैंक मैनेजर जो होते हैं, जिनका करेंट अकाउंट में ज्यादा पैसा रहता है, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका कासा बढ़ा के रखा है। कौन? करेंट अकाउंट वाला। करेंट अकाउंट वाला उनका कासा बढ़ा के रखा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? करेंट अकाउंट अपॉन सेविंग अकाउंट। हो गया? चलिए, अकाउंट तो समझ में आ गया आप लोग को? अकाउंट निकाल लेंगे आप लोग, कासा वगैरह सब चीज हो गया। चलिए, इतना जब समझ में आ गया तो अब बैंकों का हिस्ट्री देखते हैं, बैंकों का इतिहास। बैंकों का इतिहास बड़ा पेचीदा सवाल होता है, और इसको किताबों में इस तरह से दिया है कि लड़का पागल हो जाता है। इंपीरियल बैंक, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, नेशनलाइज बैंक, कमर्शियल बैंक, रूरल बैंक, अर्बन बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, प्राइवेट बैंक, आरआरबी बैंक, रूरल बैंक, फॉरेन बैंक। बाप हो बाप, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है बैंकों के बारे में। इसलिए अभी आप लोग को सिंपल सा एकदम पढ़ना है बैंकों के बारे में। नो दिमाग लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम बोलते हैं दिमाग नहीं लगाना है, लड़की एकदम खुश हो जाती है। सर अब ना हुआ हम लोग के लायक बात। देखिए, दिमाग नहीं लगाना है इसका मतलब ये नहीं कि एकदम में मत लगाइएगा। भारत में सबसे पहला बैंक जो खुला था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था, लेकिन इसे अंग्रेजों ने खोला था। किसने खोला था? अंग्रेजों ने खोला था 1770 में। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था, लेकिन किसने खोला था? अंग्रेजों ने। लेकिन अवध कमर्शियल बैंक जो था, अवध कमर्शियल बैंक, ये अंग्रेज और भारतीय दोनों ने मिलकर खोला था। अंग्रेज और भारतीय दोनों ने क्या खोला था? मिलकर खोला था। कैमरा भगभगा रहा है, कैमरा भगभगा रहा है, तो बस आवाज सुनो तुम। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, किसने खोला? अंग्रेजों ने। भारत और अंग्रेज दोनों मिलकर खोले थे अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन पूरी तरह भारतीय ने खोला था पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय, पंजाब नेशनल बैंक खोला गया था। भारत का पहला बैंक कब कौन था? पंजाब नेशनल बैंक, जो भूल तो किसके अंडर में था? भारतीयों के अंदर में। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। याद हो गया? बताइए, पूरी तरह भारतीयों के अंडर में काम करने वाला पहला भारतीय द्वारा खोला गया बैंक पंजाब नेशनल बैंक। इसे याद रखिएगा, 1894। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत, इसे किसने खोला था? अंग्रेजों ने खोला था। भारतीय और अंग्रेजों दोनों मिलकर खोला था अवध कमर्शियल बैंक। पूर्ण रूप से भारतीय ने खोला था। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको याद बस रखना है 1894 का पंजाब नेशनल बैंक, 1894 का पंजाब नेशनल बैंक। क्या याद रखना है? 1894 का पंजाब नेशनल बैंक। किसने खोला था? लाला लाजपत राय। किसने खोला? लाला लाजपत राय ने खोला था।
ये तो चीज यहां से याद हो गया। दूसरा, अब अंग्रेजों ने अलग अलग शहरों में अलग अलग बैंक खोले थे। उस समय पता था आपको, चेन्नई, मद्रास और मद्रास, कलकत्ता और बंबई ही सबसे बड़े शहर थे। तो बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, याद रखने की जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ बंबई 1840 में, याद रखने की जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस शहर याद रखेंगे, बंबई, बंगाल, बंबई और मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल, बंबई और मद्रास, बंगाल, बंबई और मद्रास, ये 3 बैंक अंग्रेजों ने खुद खोले थे। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मुंबई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। 1806, 40, 43, 6, 40 और 43, याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जा। 3 अंग्रेजों ने अलग अलग प्रांतीय बैंक खोला था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों ही बैंक को 1921 में आपस में मर्ज कर दिया गया। इन तीनों बैंक को आपस में मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक। तो कौन सा बैंक हो गया? इंपीरियल बैंक। गुलाम भारत का सबसे बड़ा बैंक जो था वो इंपीरियल बैंक था। गुलाम भारत का सबसे बड़ा बैंक जो था इंपीरियल बैंक था। गुलाम भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा था? इंपीरियल बैंक। गुलाम भारत का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक। भारत जब आज़ाद हो गया 1947 में, तब भी यह इंपीरियल बैंक अपने जगह पर काम कर रहा था। आज़ादी के लगभग 10 साल मान के चलिए, 8-10 साल बाद 1955 में गोरेवाला समिति के सिफारिश पर, गोरेवाला समिति के सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कैसे होता है कि जब किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार टेक ओवर करती है तो उस कंपनी को पैसा दे देती है कि रख ले भैया, ये तुम्हारा जो पैसा लगल है रख ले, अब बाकी का ये बैंक हमको सौंप दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे अभी है HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक का अगर राष्ट्रीयकरण करना होगा तो कैसे करेगी सरकार कि उसका बैंक का अपना कितना पैसा है, अपना पैसा वो बैंक को दे देगी, बाकी पब्लिक का पैसा कहेगी जाओ हम निपटा देंगे पब्लिक का पैसा। तो राष्ट्रीयकरण हो गया। तो 1955 में RBI का, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ SBI का, और इसका नाम बदल के इंपीरियल बैंक से कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। तो बताइए SBI का राष्ट्रीयकरण 1955, SBI का राष्ट्रीयकरण 1955। अब देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगर जवाब नहीं दे पाइएगा तो क्लास यहीं पे हो जाएगा द इंड। अगर जवाब नहीं दे पाइएगा तो क्लास यहीं पे हो जाएगा द इंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाएगा? द इंड हो जाएगा। बताइए SBI के जगह RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? RBI का राष्ट्रीयकरण, वेरी गुड, सही है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949। 1949। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए SBI कब बना? तो भैया SBI बन भी किया 1955 में, क्योंकि राष्ट्रीयकरण के बाद ही SBI बना था। SBI से पहले क्या था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कब बना? 1921 में। इंपीरियल बैंक में कितने बैंक थे? 3। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंबई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास। याद रहेगा? कितना सिंपल है। भारत का पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत ने मिलकर खोला था 1881 में। कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। और पूरी तरह भारतीय ने खोला था 1894 में पंजाब नेशनल बैंक। ये एक अलग कहानी है। उसके बाद 1806 में खोला गया था बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में खोला गया बैंक ऑफ बंबई। 1843 में खोला गया बैंक ऑफ मद्रास। और इन तीनों को आपस में मर्ज किया गया 1921 में। नाम हो गया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक। और यही इंपीरियल बैंक गुलाम भारत का सबसे बड़ा बैंक था। जब देश आज़ाद हुआ तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किस समिति के सिफारिश पर? गोरेवाला समिति के सिफारिश पर। गोरेवाला समिति के सिफारिश पर कर दिया गया। और इसका नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। क्या नाम रख दिया गया? SBI।
एसबीआई के अलग अलग 8 और बैंक थे एसबीआई के नाम पे। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इस टाइप का था। इसके 8 सहायक बैंक थे, जिसे इसी में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। 2013 में मनमोहन सिंह ने एक बैंक खोला था, महिला बैंक। उसमें केवल और केवल महिलाएं ही खाता खुलवा सकती थी। हाल भले उसका कर्मचारी पुरुष हो सकता है, बैंक मैनेजर पुरुष हो सकता है, कैशियर पुरुष हो सकता है, लेकिन उसमें खाता खुलवाने की जिम्मेदारी केवल और केवल कौन थी, महिलाएं ही खाता खुलवाती थी। लेकिन यह बैंक पूरी तरह से चौपट हो गया, क्योंकि भारत में महिलाएं ज्यादातर पैसा गद्दा के नीचे छुपा के रखती हैं, बक्सा के नीचे अखबार बिछा के रख देती हैं। तो ये दिखाता है कि भारत में महिलाएं सशक्तिकरण कितना कम है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में जहां आधे से अधिक महिलाएं रहती हैं, वहां पर एक भी महिला बैंक नहीं सक्सेस हो पाया। जो दिखाता है कि पैसा किसके हाथ में है, पुरुषों के हाथ में। जबकि दुनिया का पहला महिला बैंक अफ्रीका का शहर तंजानिया में खोला गया था, वो आज भी चल रहा है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान में, वहां आज भी चल रहा है महिला बैंक। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि भारत का महिला बैंक बर्बाद हो गया, वो घाटे में जा रहा था, इसलिए महिला बैंक का बैनर हटा के उसके आगे लगा दिया गया एसबीआई। तो महिला बैंक को किसमें मर्ज कर दिया गया, एसबीआई। एसबीआई की 8 सहायक बैंक थे सब, उसके 8 सहायक बैंक थे, उसको भी किसमें मर्ज किया गया, एसबीआई में। महिला बैंक को भी मर्ज किया गया एसबीआई में। सबसे ज्यादा खाता एसबीआई के पास, सबसे ज्यादा कर्मचारी एसबीआई के पास, सबसे ज्यादा ब्रांच एसबीआई के पास, सबसे ज्यादा पैसा एसबीआई के पास, सबसे ज्यादा लेट लतीफी होती है एसबीआई के पास, सबसे ज्यादा धक्का मुक्का एसबीआई के पास, सबसे ज्यादा एटीएम एसबीआई के पास, सर्वाधिक पूंजी एसबीआई के पास, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। समझ में आ गया कि नहीं। खाता खोलने जाइएगा तो 4 दिन लगा देगा, सो फॉर्म नहीं देता है, कहता बहुत भीड़ है। अब एसबीआई के पास समस्या भी है, यहाँ कोई भी खाता खुलवाने चला जाता है। अब आप कहिएगा एचडीएफसी में, तो वहां 10,000 से नीचे आपको सुनवे नहीं करेगा, यहाँ तो जीरो बैलेंस में भी खुलवा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। पहला एटीएम लाया था एसबीआई, 2004 में पहला एटीएम किसने लाया, एसबीआई। समझ में आ गया। जितना क्वेश्चन पूछे एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक एसबीआई, जितना आप पूछे सबका सब एसबीआई। नहीं समझ में आया। पहला एटीएम 2004 में किसने लाया, एसबीआई। बताइए विश्व का पहला महिला बैंक किसने लाया था, तंजानिया ने। विश्व का पहला महिला बैंक तंजानिया ने, विश्व का पहला महिला बैंक तंजानिया ने लाया था। बैंकों का बैंक आरबीआई होता है रे गधा, एसबीआई कैसे मार देगा। एसबीआई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। बैंकों का इतिहास काफी सिंपल है, लेकिन इसे कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर नहीं पढ़ पाइएगा। अगर आप इसे कॉम्प्लिकेटेड किए तो नहीं पढ़ पाइएगा, विदाउट कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़िए। समझा कि नहीं क्या। कितने बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था, कितने बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था, 3 बैंकों को मिलाकर बना था। कौन कौन से वो 3 बैंक है भैया, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में इंपीरियल बैंक बना था, 1921 में इंपीरियल बैंक बना था। 1921 में कौन सा बैंक बना था, इंपीरियल बैंक बना था। आगे बढ़ जाए, बताइए इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1955 में। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हो गया था। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हो गया था, याद रहेगा ना, 1955 में हो गया था। आगे अब देखते हैं हम लोग, बैंकों के राष्ट्रीयकरण जब हो गया तो आगे ही बढ़ते हैं। आगे बढ़े। नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण देखो भाई, बैंक जो थे आजादी के बाद, ये अंग्रेजों के वक्त से ही धड़ाधड़ बैंक खुल रहे थे सब। बैंक बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे सब, खुल रहे थे सब। 1 मिनट बाबू। बैंकों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही थी, बैंक लगातार खुल रहे थे।
अब सरकार को इस बात का डर था कि ससुरा अगर ये पैसवा लेके भाग गया सब तो फिर हम भी कुछ आ जाएंगे, इसलिए सरकार ने बैंकों को अपने अंडर में लेने का निर्णय किया, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि जब सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को खरीदती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं, और खुद की कंपनी को बेचती है तो उसे क्या कहते हैं? खुद की कंपनी को बेचती है तो उसे क्या कहते हैं? खुद की कंपनी को जब बेच देती है तो उसे क्या कहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? वेरी गुड, विनिवेश कहते हैं। आधा बताता है, आधा नहीं बताता है। गध है, आधा बताएगा आधा नहीं बताएगा। विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिवेश। प्राइवेट कंपनी को बेचेगी तो विनिवेश। सरकार ने क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण करने लगा। सरकार राष्ट्रीयकरण के 2 चरणों को अपनाया। प्रथम चरण राष्ट्रीयकरण का हुआ 1969 में। 1969 में प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ, और इस चरण में वैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया जिनके पास कुल जमा पूंजी, यानी जिनका बैंक के पास टोटल पूंजी जो था, जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से क्या था? ज्यादा था। 50 करोड़ से जिसका ज्यादा था, सरकार ने उनसे बैंकों को क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। प्रथम चरण में कुल 14 बैंक का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ पहले चरण में? 14 बैंक का। तो याद रखिएगा, ये पूछता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरण में हुआ? 2 चरण में। पहले चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, ये डेट हमेशा पूछेगा, याद रखिएगा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें वही बैंकों को शामिल किया गया जिसके पास कुल जमा पैसे 50 करोड़ से क्या थे? ज्यादा थे। 50 करोड़ से ज्यादा थे। वही अगर आप बात करेंगे दूसरे चरण में राष्ट्रीयकरण का, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का जो 2 चरण था, दूसरा चरण, इसमें द्वितीय चरण कहेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण। कौन सा चरण? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। 1980 में हुआ। इस चरण में बैंकों को, वैसे बैंकों को शामिल किया गया जिनके पास टोटल जमा पूंजी 200 करोड़ थे। टोटल जमा पूंजी कितने थे भैया? 200 करोड़। 200 करोड़ सीआर से ज्यादा था, उनको किया गया। इसमें टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 20। टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 20। लेकिन बाद में उसमें कई बैंकों को आपस में मर्ज करते रहा गया। जैसे देना बैंक को मर्ज कर दिया गया, कमर्शियल बैंक को मर्ज कर दिया गया, ऐसे कई बैंकों को मर्ज कर दिया गया। तो ये जो संख्या थी किसकी? नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी हो गई थी बाबू? पहले चरण में 20, दूसरे चरण में 6। टोटल 14 6 20, ठीक तो है। पहले चरण में 14, दूसरे चरण में 6, टोटल कितने हो गए? 20। लेकिन फिर इसमें एक बैंक को कम कर दिया गया, तो कितने हो गए? 19 हो गए सब। फिर इस बैंक में से कई 6 बैंकों को आपस में मर्ज करके 14 कर दिया गया। वर्तमान में नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी है? 12 बच गई है। कितनी बच गई है नेशनलाइज बैंकों की संख्या? 12 बच गई है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। जो बैंक अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन बैंकों को बंद कर दिया जा रहा है। आप कई बार देख रहे होंगे, ऐसे कई सारे बैंक थे, ये कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेट बैंक थे, महाराष्ट्र के कई बैंक थे। इस टाइप के बैंकों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया आपस में। या कुछ बैंक जो काम नहीं कर पा रहे हैं अच्छा से, उन्हें क्या कर दिया जा रहा है? बंद किया जा रहा है। तो वर्तमान में बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12। बताइए, वर्तमान में नेशनलाइज बैंकों की संख्या 12। लेकिन जब नेशनलाइजेशन हुआ था तो उस समय कितनी थी बैंकों की संख्या? 20 थी। अब आप खुद सोचिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो डूब रहे हैं, इसके पीछे खराब नीतियां हैं। खराब नीति है। रीजन क्या है कि अगर आप एक लोन लेंगे तो अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे, अगले दिन आपके घरे चल आएगा सर। नीरव मोदी लेके चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अडानी लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बैंकों को डुबाने में यही बड़का का हाथ है। छोटका सा पैसे कितना लेता है सब बेचारा सब। तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है। अब आप खुद सोचिए, आज के वक्त में पोस्ट ऑफिस में बहुत कम लोग जाते हैं। किसी को पोस्ट ऑफिस में काम ही कहाँ रहता है कि जो जाएगा। तो लेकिन पोस्ट ऑफिस फायदे में चल रहा है और हर इंसान बैंक में जा रहा है, तो सोच रहा बैंक कैसे घाटा में लग रहा है। हम लोग का छोटा छोटा पैसा जोड़ जोड़ के बैंक बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहा है, अडानी अंबानी इत्यादि को, और पैसा नहीं दे पा रहे हैं लोग, तो बैंक डूब जा रहा है। इसमें सरकार क्या कहेगी? मीडिया दिखा देगी आपको उल्टा सीधा बात में, आप उलझ के रह जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मीडिया जो है 20 कन्या 150 नंबर पे चल गए सब।
हम आपको पॉलिटी के क्लास में भी कहते हैं इन्हें कोई अधिकार नहीं है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने में। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ 150वें नंबर पे चल गया। सोच रहा है छोटा छोटा देश हम लोग से भी क्या हो गए सर, आगे निकल गए हैं सब। एकदम छोटे छोटे देश भी हम लोग से क्या हो गए सर, आगे निकल गए सर। बताइए अफगानिस्तान जैसा देश, ये सब देश हम लोग को कुछ दिन में चिढ़ाएगा सब मीडिया के मामले में। एक से एक हो गया है। और ये मीडिया को दिखाना चाहिए कि नहीं हमारी रैंकिंग 150 हो गई है, तो नहीं दिखाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, बोलिए। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, वर्तमान में पाकिस्तान 157 पे है। आप सोचिए ना, पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं जहां पर इस निंदा का कानून लगा के कब किसको मार देगा। हम लोग उससे ज्यादा दूर थोड़ी हैं। और जिस हिसाब से मीडिया का स्तर गिर रहा है, आप देखिएगा इसको गिरा के 160 पे पक्का ले जाएगा सब। बताया जाए किसी को दिक्कत? नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? प्रथम चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 14 थे, द्वितीय चरण में 6। प्रथम चरण में 14, द्वितीय चरण में 6। याद रहेगा ना, प्रथम चरण में 14, द्वितीय चरण में 6। टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हो गए थे? 20। 20 से घटकर 19, 19 से घट के 14, 14 से घट के 12। अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 हो गई है। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बताया जाएगा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। पंजाब बैंक का निर्माण 1894। 1800। एम्पीरियल बैंक 1925। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? इंपीरियल बैंक 1925 बोल दिए क्या जी? 21। 1925 बोल दिए थे क्या? 21। बताइए पीएनबी कब स्थापना हुई थी? 1894। आगे देखते हैं हम लोग। बैंक समझ में आ गया? खाता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है खाता वगैरह में तो बताया जाए। किसी को खाता में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के खाता में कासा क्या होता है? करेंट अकाउंट अपॉन सेविंग अकाउंट को क्या कहा जाता है? कासा। कासा हमेशा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कासा लो होगा तो बैंक मैनेजर 4 को बात सुन लेते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं? महिला बैंक की स्थापना 2013 में। पता है विश्व का पहला महिला बैंक अफ्रीका के किस देश ने खोला था? युगांडा ने, के सॉरी तंजानिया ने। किसने खोला था? तंजानिया ने। पाकिस्तान का महिला बैंक अभी भी चल रहा है। भारत का महिला बैंक कब खोला गया? 2013 में। सक्सेस हुआ? नहीं। किसमें मिला दिया गया? आरबीआई में मिला दिया गया। भारत का पहला एटीएम 2004 में किसने खोला था? आरबीआई ने खोला था, केरल में। समझ में आ गया कि नहीं? कि पानी वाली जहाज पे लगाया था, स्टीमर पर। 2004 में पहला क्या खोला गया था? एटीएम खोला गया था। क्या खोला गया? एटीएम खोला गया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है एसबीआई वगैरह वगैरह में? आगे बढ़ जाए। बैंकों का स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आ गया आप लोग को? पहला एटीएम आरबीआई ने, सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय, सॉरी एसबीआई आरबीआई दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। दोनों सबसे बड़ के बैंक है सर। एसबीआई आरबीआई के पास सबसे ज्यादा पैसा एसबीआई के पास ही है। एसबीआई का विदेशों में भी क्या है सब? ब्रांच है सब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत बड़ा बैंक है। हो गया। अब बैंकों का क्या होता है? स्ट्रक्चर। शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक भी 2 भाग में चले जाते हैं सब आपका। कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक भी जाता है आपका फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक, इस सब में। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक की वर्तमान संख्या कितनी है? नेशनलाइज बैंकों की वर्तमान संख्या 12। एटीएम में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भैया? सबसे ज्यादा एटीएम वगैरह सब एसबीआई वगैरह के हैं सब। चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग को बैंकों के स्ट्रक्चर के बारे में समझना है कि शेड्यूल बैंक कितने होते हैं, नॉन शेड्यूल कितने होते हैं। इसको हम लोग मंडे के क्लास में करेंगे क्योंकि वो लंबा क्लास होता है, उसको एक क्लास में समझना जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप बैंकों का इतिहास उम्मीद करते हैं याद होगा। भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, अंग्रेजों ने खोला था 1770 में।
मिला जुला बैंक था भारत और अंग्रेजों द्वारा 1881 का। अवध कमर्शियल बैंक। फुल टू भारतीय ने लाला लाजपत राय ने खोला। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। बताइए। बैंक ऑफ बंगाल 1806। बैंक ऑफ बम्बई 1840। बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था। इन तीनों बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1955। बताइए। एसबीआई यानी एसबीआई का निर्माण अर्थात इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? इंपीरियल बैंक का निर्माण अर्थात एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? बता सकते हैं? गोरवाला समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? गोरवाला समिति के सिफारिश पर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप कल आपको मंडे के क्लास में आगे का समझा देंगे। ठीक है।